Okay. Good morning, good evening, good afternoon to everyone. Welcome back to your very own channel once again. हर एक लेक्चर में हर एक वीडियो में मैं बोलते रहता हूँ देखो ऐसे 2000 सीरीज सीए फाइनल का रिवीजन हम लोगों का ये वीडियो सीरीज चल रहा है उसमें ऐसे 200 210 220 230 and 240 we have covered already. So in this video ऐसे 250 हम लोग रिवाइज करेंगे क्विकली. ऐसे 250 देखो मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऐसे का जो टाइटल है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको याद रखना है. एंड ऐसे नंबर ऐसे 250 स्टैंड्स फॉर कंसिडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, कंसिडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. राइट. अभी ये जो ऐसे है इसको तीन पार्ट में मैंने ऐसा क्लासीफाई करके रखा है. फर्स्ट पार्ट इज management's responsibility for compliance with laws and regulations. Second part is statutory auditors' responsibilities in compliance with laws and regulations. Third part is reporting requirement by the auditor. ये जो reporting requirement है ये next page में हम लोग पढ़ेंगे. right? तो यहाँ पे कौन कौन सा बात है. एक तो management's responsibility for compliance with laws and regulations. Second thing is statutory auditors' responsibilities in compliance with laws and regulations. And the third thing is reporting requirement. right? Okay. First part, management's responsibility. ऐसे देखो हर ऐसे में मैं बोलता हूँ ना एक पंच लाइन मैं आप लोगों को दूंगा. ये ऐसे का भी पंच लाइन यहाँ पे लिखा है. ऐसे 250 states that it is the responsibility of management to ensure that the entity's operations are conducted in accordance with the provisions of laws and regulations. यहाँ पे क्या बोला मैंने. It is the responsibility of the management to ensure that the entity's operations are conducted in accordance with the provisions of laws and regulations. right? अब यहाँ पे मैनेजमेंट में अप्लाई फॉलोइंग प्रोसीजर्स, मतलब ये करने के लिए मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. टू एंश्योर दैट द एंटिटीज ऑपरेशंस आर कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस. वो करने के लिए मैनेजमेंट क्या करेगा. मैनेजमेंट शैल इंस्टीट्यूशनलाइज अप्रोप्रिएट इंटरनल कंट्रोल. तो फर्स्ट पॉइंट इज इंटरनल कंट्रोल को इंस्टीट्यूशनलाइज करेगा, एस्टेब्लिश करेगा एंड इंस्टीट्यूशनलाइज करेगा. राइट. सेकेंड थिंग इज डेवलपिंग एंड फॉलोइंग अ कोड ऑफ कंडक्ट. द नेक्स्ट थिंग इज, फर्स्ट क्या बोला मैंने, इंटरनल कंट्रोल को इंस्टीट्यूशनलाइज करना होगा. सेकेंड थिंग इज डेवलपिंग एंड फॉलोइंग अ कोड ऑफ कंडक्ट. थर्ड थिंग इज ensuring that employees are properly trained and follow the code of conduct. एक तो देखो इंटरनल कंट्रोल बनाएगा. इंटरनल कंट्रोल बनाने के बाद क्या करेगा. डेवलप एंड फॉलो अ कोड ऑफ कंडक्ट. वो कर लिया. उसके बाद क्या करेगा. ensure that the employees are properly trained and follow the conduct. okay. Next thing is acting appropriately to discipline employees who fail to comply with code of conduct. जो भी एम्प्लॉय कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो नहीं करेगा उनके अगेंस्ट अप्रोप्रिएट एक्शंस लिया जाए. ये पॉइंट को ऐसे याद रखो, appropriate actions. right? okay. The next step is engage legal advisors to assist in monitoring legal requirements. तो कंपनी क्या करेगा, if required लीगल एडवाइजर्स का एडवाइस भी लेते चलेगा. राइट. इसके बाद देखो सेकेंड पॉइंट में आ जाओ. स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस इंक्लूडिंग कंप्लायंस विद अदर लॉज. ये जो कंप्लायंस विद अदर लॉज वाला पार्ट है इसको मैंने यहाँ पे कवर करके रखा है एरो देके. तो सबसे पहला तो ये देखते हैं ऑडिटर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो ऑडिटर शैल ऑब्टेन अ जनरल अंडरस्टैंडिंग. क्या लेगा ऑडिटर. जनरल अंडरस्टैंडिंग. अभी जनरल अंडरस्टैंडिंग किस चीज का चाहिए वो यहाँ पे नीचे डिस्कस्ड है. ऑडिटर शैल ऑब्टेन अ जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. सबसे पहला पार्ट है ऑडिटर shall obtain a legal and regulatory framework applicable with the entity plus how the entity is complying with the framework. अभी एंटिटी के ऊपर कौन सा फ्रेमवर्क एप्लीकेबल है वो ऑडिटर चेक करेगा, प्लस हाउ द एंटिटी इज कंप्लाइंग विद द फ्रेमवर्क. नेक्स्ट थिंग इज ऑडिटर shall obtain sufficient and appropriate audit evidence regarding compliance with the provisions of applicable laws and regulations. नेक्स्ट स्टेप में ऑडिटर क्या करेगा. ऑडिटर shall obtain sufficient and appropriate audit evidence regarding compliance with the provisions of applicable laws and regulations. Next, auditor shall perform below audit procedures.
अभी सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस तो ऑडिटर को चाहिए, वो करने के लिए उसको क्या करना होगा? देखो सी ऑडिट इज वेरी लॉजिकल। अभी ऐसे ही चाहिए सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कैसे मिलेगा ऑडिटर को? टू बाय परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर्स टू आइडेंटिफाई इंस्टेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंसेस दैट हैव मटेरियल इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ऑडिट प्रोसीजर क्या किस बात के लिए है? टू आइडेंटिफाई इंस्टेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंसेस दैट हैव मटेरियल इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी ऑडिट प्रोसीजर्स क्या है? ऑडिटर शैल इंक्वायर द मैनेजमेंट, ये तो एक हो गया। इंस्पेक्टिंग करस्पॉन्डेंस विद द रिलेवेंट अथॉरिटी, मतलब रेलिवेंट अथॉरिटी जो भी है, समझो यहाँ पे आरओसी हो सकता है, सेबी हो सकता है, तो वो रेलिवेंट अथॉरिटी के साथ, मतलब जो भी फाइलिंग वगैरह है, इंस्पेक्टिंग करस्पॉन्डेंस, ये चीज का मतलब है अथॉरिटी के साथ जो भी फाइलिंग्स वगैरह है ऑडिटर उसको चेक करेगा। थर्ड थिंग इज ऑडिटर नीड्स टू ऑब्टेन मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन दैट ऑल नोन इंस्टेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंसेस हैव बीन डिस्क्लोज्ड टू द ऑडिटर। ऑडिटर तीन चीज करेगा, इंक्वायर द मैनेजमेंट, नेक्स्ट थिंग इज इंस्पेक्ट द करस्पॉन्डेंस विद द रेलिवेंट अथॉरिटी, फाइलिंग्स वगैरह चेक करेगा। थर्ड थिंग इज ऑब्टेन मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन दैट ऑल नोन इंस्टेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंसेस हैव ऑलरेडी बीन डिस्क्लोज्ड टू द ऑडिटर, राइट? ओके, यहाँ पे देखो, now the next thing is auditor shall also check the compliance with other laws. other laws क्या है? auditor requires, देखो ऐसे 250, ये भी एक पंचलाइन हो गया ये ऐसे का, बेसिकली ये ऐसे का दो पंचलाइन है, ये वाला भी देख लेते हैं। द ऑडिटर SA 250 as per SA 250 requires the auditor to obtain sufficient and appropriate audit evidence with respect to compliance with provisions of those laws and regulations having a direct impact on the financial statement, including tax laws, labor laws. ये बहुत ही important line है, compliance with the provisions of those laws and regulations which have a direct impact on the financial statement. अभी यहाँ पे एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है टैक्स लॉज एंड लेबर लॉज, राइट? ऑडिटर को उसका भी कंप्लायंसेस चेक करना होगा। फॉर अदर लॉज, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज लिमिटेड टू अंडरटेक ऑडिट प्रोसीजर्स टू आइडेंटिफाई नॉन कंप्लायंस विच हैव अ मटेरियल इफेक्ट। यहाँ पे देखो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये ऑडिटर को एक रिलैक्सेशन, इस पॉइंट का मतलब क्या है? देयर इज अ रिलैक्सेशन टू ऑडिटर विद रिस्पेक्ट टू कंप्लायंस विद अदर लॉज। क्या है? जो भी अदर लॉ का चेक करना है ना, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज लिमिटेड। यहाँ पे देखो ऑडिटर्स, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज लिमिटेड टू अंडरटेक ऑडिट प्रोसीजर्स टू आइडेंटिफाई नॉन कंप्लायंसेस व्हिच हैव अ मटेरियल इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जिसका मटेरियल इफेक्ट नहीं है उसको चेक करना नहीं होगा। नॉन कंप्लायंस में रिजल्टिंग फाइन और लिटिगेशन और अदर कंसिक्वेंसेस, अदर कंसिक्वेंसेस, देखो यहाँ पे जो नॉन कंप्लायंस है अदर लॉज का, उसका कंसिक्वेंसेस क्या होता है? एक तो कंपनी को फाइन भरना हो सकता है, दूसरा लिटिगेशन हो सकता है, नहीं तो अदर कंसिक्वेंसेस मतलब गोइंग कंसर्न अजम्पशन उसका वायलेट हो सकता है। द कॉस्ट नीड टू बी प्रोवाइडेड फॉर, मतलब कंपनी के अगेंस्ट कोई समझो फाइन लिटिगेशन है, तो ऑडिटर को ये चेक करना पड़ेगा कि there must be a contingent liability with respect to the litigation. Also there shall be a disclosure in the financial statement, मतलब कंटिजेंट लाइबिलिटी होगा तो उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। जो भी अकाउंट मतलब एएस कंप्लाइंट कंपनी हो या फिर इंडेस कंप्लाइंट कंपनी होगा, उसको कंटिजेंट लाइबिलिटी कुछ भी होगा तो उसको फाइनेंशियल्स में उसको डिस्क्लोजर भी तो देना पड़ेगा। अगर नहीं दिया है, देखो मतलब यहाँ पे लिटिगेशन तो है बट कंपनी ने डिस्क्लोजर नहीं दिया है, इन दैट केस ऑडिटर में मॉडिफाई हिज ओपिनियन बेस्ड ऑन मटेरियलिटी। तो ये हो गया ऑडिटर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका डिस्कशन, राइट? इन द नेक्स्ट स्टेप वी आर गोइंग टू लर्न रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स एज पर एस ए 250 ऑन नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस। जहां पे नॉन कंप्लायंस हो चुका है वहां पे ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तो फर्स्ट थिंग ऑडिटर शैल डू इज टू रिपोर्ट टू द मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी। जहां पे नॉन कंप्लायंस है, देखो नॉन कंप्लायंस हो गया है विथ लॉज एंड रेगुलेशंस, तो ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट पार्ट इज टू रिपोर्ट टू मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी। ऑडिटर का सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? रिपोर्टिंग इन ऑडिटर्स रिपोर्ट। ऑडिटर्स रिपोर्ट मतलब अंडर सेक्शन 143 में ऑडिटर जो रिपोर्ट इशू करता है वो रिपोर्ट में ऑडिटर को मेंशन करना पड़ेगा नॉन कंप्लायंस।
थर्ड थिंग इज रिपोर्टिंग टू रेगुलेटरी अथॉरिटी। रेगुलेटरी अथॉरिटी क्या है? रेगुलेटरी अथॉरिटी हो सकता है कि सेबी हो सकता है, देन इनकम टैक्स अथॉरिटी हो सकता है, आरओसी हो सकता है। तो वहां पे ऑडिटर को कुछ रिपोर्ट करना पड़ेगा कि नहीं। तो एक एक करके ये सारा, ये जो 3 केस हम लोगों ने यहाँ पे देखा, एक एक करके वी आर गोइंग टू लर्न दीज 3 इंडिपेंडेंट केसेस, राइट। ये करने से ये ऐसे अपना खत्म हो जाएगा। ओके, नाउ फर्स्ट थिंग इज रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी। ऑडिटर शैल इन्फॉर्म टीसीडब्ल्यूजी ऑफ मैटर्स इन्वॉल्विंग नॉन कंप्लायंसेस विद लॉज एंड रेगुलेशंस। उसको टीसीडब्ल्यूजी को रिपोर्ट करना पड़ेगा। If non-compliance is intentional or material, then communicate to TCWG immediately. देखो, जहां पे नॉन कंप्लायंस इंटेंशनल है या तो मटेरियल है, then he needs to communicate with TCWG immediately. If management or TCWG is involved in non-compliance, then report to higher authority. देखो, जहां पे मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी इज इन्वॉल्व इन नॉन कंप्लायंस, इन दैट केस, तो वो केस में मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी को रिपोर्ट करके कुछ फायदा नहीं है ना, क्योंकि टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट खुद इन्वॉल्व है, तो उसका हायर अथॉरिटी को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, रिपोर्ट करना पड़ेगा। अभी इसका हायर अथॉरिटी क्या है? लाइक ऑडिट कमिटी, जो भी कंपनी में ऑडिट कमिटी है वहां पे ऑडिट कमिटी को रिपोर्ट करना पड़ेगा और ऑब्टेन लीगल एडवाइस वेयर नो सच हायर अथॉरिटी एग्जिस्ट। मतलब इसका हम लोग एक अगर छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करें तो क्या होगा? देखो, यहाँ पे क्या है? नॉन कंप्लायंस विथ रिस्पेक्ट टू लॉज एंड रेगुलेशन हो गया है। तो ये वाला केस में कंपनीज विथ ऑडिट कमिटी, एक तो ये ऑप्शन हो गया, एंड सेकेंड केस क्या बन सकता है? कंपनीज विथ नो ऑडिट कमिटी। तो जहां पे ऑडिट कमिटी है, मतलब नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस, जहां पे मैनेजमेंट इज इन्वॉल्व्ड, ये केस में क्या करना होगा ऑडिटर को? तो जहां पे मैनेजमेंट खुद इन्वॉल्व है, तो ऑडिट कमिटी है वो कंपनी में, देन ऑडिटर शैल रिपोर्ट टू ऑडिट कमिटी। एंड जहां पे ऑडिट कमिटी नहीं है वहां पे ऑडिटर क्या करेगा? टेक लीगल एडवाइस फ्रॉम एक्सपर्ट। तो गाइज, ये एक छोटा सा मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेटरी नोट दे दिया आप लोगों को। तो ये गया फर्स्ट पार्ट, रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी। सेकंड थिंग इज रिपोर्टिंग इन ऑडिटर्स रिपोर्ट अंडर सेक्शन 143 इफ नॉन कंप्लायंस इज मटेरियल। ऑडिटर के पास 2 ऑप्शन है, एक तो एडवर्स ओपिनियन दे सकता है, सेकंड इज क्वालिफाइड ओपिनियन। देखो, क्वालिफाइड कब देगा? जब मटेरियल तो है, मतलब मटेरियल एंड परवेसिव, जहां पे देखो क्वालिफाइड मतलब मटेरियल एंड नॉट परवेसिव, एंड जहां पे मटेरियल एंड परवेसिव दोनों है वहां पे एडवर्स ओपिनियन दे सकता है। एग्जांपल क्या है? समझो गोइंग कंसर्न वायलेट हो जा रहा है, तो इसका इफेक्ट क्या है? मटेरियल भी है, परवेसिव भी है, तो एडवर्स नहीं तो क्वालिफाइड, ये दोनों ऑप्शन है रिपोर्टिंग में। इफ ऑडिटर इज रेस्ट्रिक्टेड बाय मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी फ्रॉम ऑब्टेनिंग सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। तो देखो, जहां पे ऑडिटर को रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है कि ऑडिट प्रोसीजर नहीं करने दे रहे हैं, या तो कोई मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन चाहिए उसको नहीं दे रहा है, तो ऑडिटर वो केस में क्या है? ऑडिट एविडेंस गैदर नहीं कर पा रहा है। इन दैट केस ही मे इशू अ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन कौन सा केस में देगा? जहां पे ROSA, रोजा, रोजा मतलब रेस्ट्रिक्शन ऑन स्कोप ऑफ ऑडिट। यहाँ पे देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चीज है ये ऐसे, ये जो पर्टिकुलर थिंग है ना, ये पर्टिकुलर जो डिस्कशन यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, दिस इज ऑल एज पर SA 705 का पॉइंट है, यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, राइट। ओके, तो क्या है? ऑडिटर is restricted, there is a restriction on scope of audit by the management, plus the auditor is unable to perform alternate audit procedures। मतलब यहाँ पे alternate audit procedure भी auditor perform नहीं कर पा रहा है, and there is a restriction, और alternate procedures does not provide persuasive audit evidence। मतलब इशू क्या है? एक तो ऑडिटर के ऊपर restriction है,
जहां पे ऑडिटर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन होगा वहां पे ऑडिटर शैल परफॉर्म ऑल्टरनेट ऑडिट एविडेंस टू ऑब्टेन परसुएसिव ऑडिट एविडेंस। दो केस है, एक तो ऑडिटर इज अनेबल टू परफॉर्म ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स, दूसरा केस है ऑडिटर is able to perform alternate procedures but the alternate procedures does not provide persuasive audit evidence। तो ये दोनों जो केस है यहाँ पे देखो, अगर लिमिटेशन ऑन स्कोप ऑफ ऑडिट है या तो डिस्क्लेम या तो रेस्ट्रिक्शन ऑन स्कोप ऑफ ऑडिट है बाय द मैनेजमेंट, ये केस में ऑडिटर कैन डिस्क्लेम एन ओपिनियन और ही कैन विथड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट। विथड्रॉ कब कर सकता है? इफ अलाउड बाय लॉ। अगर एग्जिस्टिंग सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस में विड्रॉल अलाउड है तब तो विड्रॉ कर देगा। अगर विड्रॉल अलाउड नहीं है देन हम लोग सेकेंड स्टेप में जाएंगे। सेकेंड स्टेप क्या है? ऑडिटर शैल डिस्क्लेम एन ओपिनियन, राइट। तो ये दोनों ऑप्शन है यहाँ पे। तो ऑडिटर क्या क्या कर सकता है? एक तो एडवर्स और क्वालिफाइड ओपिनियन दे सकते हैं। क्वालिफाइड ओपिनियन कब देगा? जहाँ पे इट इज मटेरियल बट नॉट परवेसिव। एडवर्स कब देगा? जहाँ पे मटेरियल एंड परवेसिव होगा। अभी मटेरियल एंड परवेसिव जहां पे होगा वहां पे एडवर्स ओपिनियन का अब ऑडिटर दे सकता है, जहां पे ऑडिटर ने ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना पॉसिबल है। तो वहां पे ऑडिटर क्या देगा? एडवर्स ओपिनियन। जहां पे ऑल्टरनेट प्रोसीजर इज नॉट पॉसिबल, इन दैट केस देखो, इसका एक अलग सा मैं चार्ट बना देता हूँ सो दैट आप लोगों को इजी रहेगा समझने में, बिकॉज ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट एक बार आप लोग समझ जाओगे ना तो इसे 705 में बहुत आप लोगों को हेल्प करेगा ये चीज। ओके, let us understand bit by bit of this particular discussion। देखो, रिपोर्टिंग बाय द ऑडिटर, ऑडिटर रिपोर्ट करेगा तो उसके पास क्या ऑप्शन है? ही हैव, देखो ऑडिटर के पास दो ऑप्शन है। एक इम्पैक्ट इज, कौन सा केस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं? नॉन कंप्लायंस। नॉन कंप्लायंस जब होगा वहां पे इफेक्ट इज मटेरियल एंड परवेसिव, ये एक अपना पॉसिबिलिटी है। दूसरा पॉसिबिलिटी है मटेरियल बट नॉट परवेसिव। तो जहां पे मटेरियल बट नॉट परवेसिव है यहाँ पे तो क्वालिफाइड ओपिनियन चल जाएगा। जहां पे मटेरियल एंड परवेसिव है ये वाला डिस्कशन को दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा। ये वाला डिस्कशन अपना दो पार्ट में डिवाइडेड रहने वाला है। तो देखो, अभी इसका क्या होगा? जहां पे मटेरियल एंड परवेसिव है ऑडिटर के पास दो ऑप्शन है इसको रिपोर्ट करने के लिए। देयर इज टू ऑप्शन विद द ऑडिटर। तो एक तो ही कैन गिव एडवर्स ओपिनियन। एडवर्स ओपिनियन कब देगा? व्हेन ऑडिटर इज एबल टू obtain sufficient and appropriate audit evidences by performing alternate procedures। तो जहां पे ऑडिटर सब कुछ कर पा रहा है उसके बाद भी मटेरियल एंड परवेसिव आ रहा है, देन ही विल गिव एडवर्स ओपिनियन। एंड यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन क्या है? डिस्क्लेम और विथड्रॉ। ये वाला जो चीज है, तो एक तो कौन सा केस है जहां पे रेस्ट्रिक्शन ऑन स्कोप ऑफ ऑडिट या तो लिमिटेशन ऑन स्कोप ऑफ ऑडिट वाला केस है। ये केस में यहाँ पे भी
दो डिस्कशन होगा। इफ withdrawal is possible then withdraw। ये तो गया withdraw वाला पार्ट। सेकेंड थिंग इज withdrawal is not possible। जहाँ पे withdrawal possible नहीं है वहाँ पे ऑडिटर के पास अगेन दो again there is two possibility with the auditor। क्या करेगा ऑडिटर? देखो फर्स्ट पार्ट इज एक तो unable to perform alternate procedures or no persuasive evidence। ये केस में एक ये केस हो गया एंड दूसरा केस है able to perform alternate procedures and persuasive evidence है। तो ये वाला केस ना घूम फिर के यहाँ से एडवर्स ओपिनियन में पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे भी ऑडिटर एडवर्स ओपिनियन दे सकता है एंड ये वाला जो केस था अनेबल टू परफॉर्म ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स और नो परसुएसिव एविडेंस वाला केस है, यहाँ पे ऑडिटर डिस्क्लेम कर देगा। दिस इज द केस ऑफ डिस्क्लेमर ऑफ ऑडिट ओपिनियन। तो देखो ये डिस्कशन हम लोग ऐसे 705 में डिटेल में करेंगे, बट यहाँ पे मैं आप लोगों को एक आइडिया दे रहा हूँ सो दैट आप लोगों को बाद में ये चीज़ दिमाग में आप लोगों का रहेगा, राइट। इसको एक बार फिर से एक बार रिवीजन करते हैं, रिकैप करते हैं। देखो रिपोर्टिंग बाय द ऑडिटर, जहाँ पे नॉन कंप्लायंस है, एक ऑप्शन है द इफेक्ट इज मटेरियल एंड परवेसिव। मटेरियल एंड परवेसिव होगा तो ऑडिटर के पास दो ऑप्शन है, एडवर्स ओपिनियन या तो डिस्क्लेमर और विथड्रॉ। Adverse opinion when the auditor is able to obtain sufficient appropriate audit evidence by performing alternate audit procedures। तो ये वाला जो केस है यहाँ पे स्टार मार्क कर दे रहा हूँ, यहाँ पे स्टार मार्क कर दे रहा हूँ, तो ये सेम केस है, ये एडवर्स ओपिनियन में जा रहा है, राइट। देन देखो डिस्क्लेमर एंड विथड्रॉ कब करेगा? जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है या तो लिमिटेशन है। इफ विथड्रॉल इज पॉसिबल इन दैट केस ऑडिटर शैल विथड्रॉ। जहाँ पे विथड्रॉल इज नॉट पॉसिबल वहां पे फिर दो बातें, अनेबल टू परफॉर्म, ये घूम के एडवर्स में चला गया। देन ऑडिटर इज एबल टू, नहीं मैं भी गड़बड़ कर रहा हूँ। देखो ये अनेबल टू परफॉर्म ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर, ये जो है यहाँ पे डिस्क्लेमर हो जाएगा। एंड यहाँ पे ये जो राइट हैंड साइड कॉर्नर में ऑडिटर इज एबल टू परफॉर्म ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स, ये वाला आपका घूम फिर के एडवर्स में जाएगा। तो मैं एडवर्स में यहाँ पे जो स्टार मार्क किया था वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, अपना फ्लो चार्ट में वहाँ पे कनेक्ट हो गया। तो गाइस आई थिंक आप लोगों को ये डिस्कशन बहुत अच्छे से समझ गया होगा कि ऑडिटर का रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट कैसे होता है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज रिपोर्टिंग टू रेगुलेटरी अथॉरिटी where auditor has identified non-compliances with laws and regulations। Auditor shall determine if he has a reporting responsibility। मतलब ऑडिटर को ये डिटरमाइन करना होगा वेदर ही हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिपोर्ट द आइडेंटिफाइड नॉन कंप्लायंसेस टू एक्सटर्नल ऑथोरिटीज। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ पे एक्सटर्नल ऑथोरिटीज आउटसाइड द एंटिटी को रिपोर्ट करना होगा। और देखो सबसे इंटरेस्टिंग बात है ना, ये याद रखना हमेशा, जो ऑडिट रिपोर्ट है ये किसको दिया जाता है? शेयर होल्डर्स को। मतलब ऑडिट रिपोर्ट को जनरल मीटिंग में डिस्कस करना है तो मतलब इट इज टुवर्ड्स द शेयर होल्डर्स। रिपोर्टिंग टू रेगुलेटरी अथॉरिटी मतलब ये यहाँ पे एक्सटर्नल अथॉरिटी को एड्रेस किया जाता है। एंड यहाँ पे जो मैनेजमेंट TCWG है ये है इंटरनल केस।
तो 3 केस हो गया, एक तो इंटरनल, एक शेयर होल्डर, तीसरा है एक्सटर्नल अथॉरिटी, राइट। इन द देखो यहाँ पे ये जो मतलब एक्सटर्नल अथॉरिटी को जो रिपोर्टिंग का बात आता है, एक्सटर्नल अथॉरिटी का मैंने कुछ यहाँ पे एग्जांपल देके रखा है। जनरली आप लोगों का एग्जाम में यही सब एग्जांपल आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, सेबी, आरबीआई, आरओसी एटसेट्रा, आईटी डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट, यही है एग्जांपल्स एक्सटर्नल अथॉरिटीज में। ये रिपोर्टिंग करना है कि नहीं है, दैट विल डिपेंड टोटली ऑन द प्रोफेशनल। यहाँ पे देखो दैट विल डिपेंड, मैं यहाँ पे कलरिंग कर रहा हूँ, दैट डजंट मीन कि यहाँ पे तुम लोग रेफर करना। तो द थिंग इज, ये जो पार्ट है रिपोर्टिंग टू रेगुलेटरी अथॉरिटी, दिस विल टोटली डिपेंड ऑन प्रोफेशनल जजमेंट ऑफ द ऑडिटर। मतलब यहाँ पे कुछ कंपल्शन नहीं है, ऑडिटर को लगेगा देन ही ये वो करेगा। एक क्विक रिवीजन करते हैं। ऐसे 250 stands for consideration of laws and regulations in an audit of financial statements। 3 डिस्कशन है, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक तो ऑडिटर का जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सेकेंड पार्ट इज ऑडिटर्स, मतलब सेकेंड पार्ट क्या था, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू कंप्लायंस विद अदर लॉज, ठीक है, टैक्स लॉ, लेबर लॉज, उसका डिस्कशन किए। एंड द थर्ड पार्ट वाज रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट इफ देयर इज अ नॉन कंप्लायंस। फर्स्ट थिंग वाज रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट एट TCWG, इंटरनल रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग इन ऑडिटर्स रिपोर्ट अंडर सेक्शन 143, that is the address to the shareholders, and the third part is reporting to regulatory authorities. This will totally depend on the professional judgment of the statutory auditor, and this is an external reporting, right? तो guys, और यहाँ पे मैंने आप लोगों को ये डिस्कशन अपना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन था एज पर SA 705 कि ऑडिटर रिपोर्टिंग कैसे कैसे करेगा, राइट। तो गाइज दिस इज इट। ऐसे 250 का अपना डिस्कशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग ऐसे 260 कम्युनिकेशन विद TCWG एंड सो ऑन। चलो, और आप लोगों को ये लेक्चर्स अगर पसंद आ रहा है तो डेफिनेटली मेरा मोटिवेशन थोड़ा बढ़ाओ। यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल, कमेंट बॉक्स में लिखो कि कैसा लग रहा है आप लोगों को, इफ़ देर इज़ अ स्कोप ऑफ फर्दर इम्प्रूवमेंट। सो ये सब मेरे को जानना है। एंड रिवीजन करते रहो, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है एग्ज़ाम में। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।